और लास्ट क्लास का जो हमारा डिस्कशन था, आज हम उसके आगे क्लास पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हम इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में हमने बेसिकली वेब ब्राउज़र के बारे में समझा था कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें वेब सर्वर की सर्विस को हमें क्या करता है, हमें अवेलेबल कर वेब सर्वर की जो सर्विस होती है उसे हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। फिर हमने वेब सर्वर के बारे में बात की थी, फिर हमने यूआरएल के बारे में बात की थी, फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली हमें एड्रेसिंग के रूप में हमने मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है साइबर सिक्योरिटी पे। ठीक है, अब साइबर जो सिक्योरिटी है, उन साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जिस पॉइंट्स को हम मेंशन करने वाले हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी में हम जो पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं उनको बेसिकली मैं एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इनको समझाने वाला हूँ, और फिर इसके ऊपर जितने भी आज तक एमसीक्यू आपके आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। ठीक, साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में हम बेसिकली कवर करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ऑल डिजिटल सिस्टम, ना। साइबर सिक्योरिटी और आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या करती है, बेसिकली आपके वर्क करती है सभी टाइप के सिक्योरिटी और डिजिटल, ना, ऑल डिजिटल सिस्टम्स, डिवाइस एप्लीकेशंस एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जितनी भी डिजिटल सिस्टम है, आपके पास जितनी भी डिवाइस है, जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो भी आपके पास जो डेटा है, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, उन सबको आपके साइबर अटैक से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, मोबाइल, ना। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करते हैं? कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, मोबाइल डिवाइस को प्रोटेक्ट करते हैं हम, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, हम एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, हम क्लाउड सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं हम, और हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं? नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? साइबर थ्रेड्स से। इसका मतलब हम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं, उस पॉइंट में हम स्टडी ये करने वाले हैं कि इंटरनेट की जो दुनिया है, उस इंटरनेट की दुनिया में आज के दिन जितने भी टाइप के फ्रॉड होते हैं, उन सभी टाइप के फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, उसी पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले, इस टॉपिक में मेंशन करने वाले, उन्हीं सब पॉइंट्स को हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। ठीक, किसमें? साइबर सिक्योरिटी में। ओके, अब साइबर सिक्योरिटी जो आपके पास में जो पर्टिकुलर जो आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि भाई साइबर सिक्योरिटी में हम किस टाइप से, कैसे हम सिक्योरिटी के रूप में अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी को हम यहाँ पे समझते हैं, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी के रूप में किस टाइप से हम अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी की गोल्स को हम समझते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आप समझो कि भाई आज के दिन आपके पास में जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिस नेटवर्क को हम कह रहे हैं कि हमारे पास में पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है, और जहाँ पे ये जो नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं, इसका मतलब ये जो इंटरनेट है ये हमारे पास कैसा नेटवर्क है, ये हमारे पास में एक पब्लिक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? एक पब्लिक नेटवर्क है। इसका मतलब इस पे जितनी भी टाइप की सर्विस अवेलेबल है, वो सभी सर्विस आपके सभी मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं, वो सभी देश क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर अपनी सर्विस को होस्ट करके और वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवाते हैं, पूरी दुनिया में सभी के लिए अवेलेबल करवाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं भाई आपके इंटरनेट जो है ना, ये आपका एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क नहीं है, ये आपके क्या है, ये आपके बहुत सारे नेटवर्क से मिलके बना हुआ एक नेटवर्क होता है। इसका मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हैं जो कि क्या है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मान के चलो मेरे पास मेरा एक पर्सनल, मतलब मेरा एक कंप्यूटर है, मेरे पास मेरा जो कंप्यूटर है उसको मैंने आईएसपी की हेल्प से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से मैंने किससे जोड़ रखा है, मैंने इस नेटवर्क से जोड़ रखा है। ठीक, और ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के जाल की अगर हम बात करें तो इस नेटवर्क के जाल में आपके बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे जो यहाँ पे काम करने वाला हूँ, वो ये काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में मान के चलो कि मैं अपनी एसबीआई की नेट बैंकिंग ओपन करने वाला हूँ, और यहाँ पे एसबीआई की नेट बैंकिंग की हेल्प से, देखो ये एसबीआई बैंक का क्या है, एसबीआई बैंक का क्या है, सर्वर है। ठीक है, एसबीआई बैंक का क्या है, यहाँ पे ये सर्वर है, और एसबीआई बैंक के सर्वर पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेट बैंकिंग से लॉगिन करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि मैं एक एसबीआई बैंक का कस्टमर हूँ, और मुझे एसबीआई बैंक ने ऑनलाइन जो मेरा जो अकाउंट है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक फैसिलिटी दे रखी है, जिसको कि हम नेट बैंकिंग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्राउजर को ओपन किया, और वेब ब्राउजर को ओपन करके और यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैंने विजिट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक यूआरएल एंटर किया, जैसे जो भी यूआरएल होता है, कल की क्लास में आपको अच्छे से मैंने डिस्कस किया था, जैसे मैंने यूआरएल एंटर किया sbi online.in, ठीक है। उसके बाद में इस यूआरएल को जैसे मैंने विजिट किया तो यहाँ पे मेरे सामने एक पेज ओपन होके आ गया, और उस पेज में मैंने क्या एंटर किया, मैंने यूजर नेम एंटर किया, यूजर नेम फिल किया, और यूजर नेम पे मैंने जो डेटा है वो डेटा फिल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड फिल किया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल किया, पासवर्ड में यहाँ पे मैंने डेटा फिल किया, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे किसका बटन है, मेरे पास सबमिट का बटन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब पॉइंट आता है कि जो डेटा आप यहाँ पे भेज रहे हो, जो डेटा आप यहाँ पे भेज रहे हो, वो डेटा बेसिकली आपके इस पब्लिक नेटवर्क से होते हुए, वो जो डेटा है, ये सारा का सारा जो डेटा आप भेज रहे हो ना, ये डेटा आपके इस पब्लिक नेटवर्क से होते हुए और आपके कहाँ तक पहुंचता है, इस पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचता है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो पब्लिक नेटवर्क है ना, इस पब्लिक नेटवर्क में आपका जो सिक्योर डेटा है, भाई आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड हो गया, आपके डेबिट कार्ड के नंबर हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर हो गए, ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा आपका सिक्योर डेटा होता है। अगर ये डेटा किसी दूसरे पर्सन के हाथ लग जाएगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो हम इस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हम क्या क्या कदम उठाते हैं, हम किस किस टाइप से किस किस टेक्निक को हम काम में लेते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमें इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंदर स्टडी करना है। अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, इस डेटा के अंदर जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर रहे हो, जैसे मान चलो आपने यूजर नेम के रूप मान चलो एंटर किया, जैसे सुनील है ना, सुनील 1 2 3 4 जो भी एंटर किया आपने यूजर नेम में, पासवर्ड मान चलो आपके यहाँ पे आपने कुछ पासवर्ड एंटर किया, जैसे इस टाइप से आपने कोई एक पासवर्ड एंटर किया, और जब ये डेटा आपने इस पर्टिकुलर नेटवर्क में भेजा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डेटा को सुरक्षित नेटवर्क में सेंड करना पड़ेगा। अब कहोगे सर ये डेटा को हम सुरक्षित नेटवर्क में कैसे सेंड करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ओरिजिनल डेटा है ना, इस ओरिजिनल डेटा को नेटवर्क में सेंड ना करके इसे किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट करके और फिर इसे इस नेटवर्क में भेजना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, जिससे हमें इस डेटा की सुरक्षा मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम हमारा पर्सनल डेटा होता है, डेटा को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। हम किसकी बात करेंगे, हम डेटा के सिक्योरिटी की बात करेंगे, डेटा के सिक्योरिटी की बात करेंगे। और डेटा के सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, उस ओरिजिनल डेटा को हम एज नेटवर्क में ना भेजकर हम उसे किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट करके और फिर इस पब्लिक नेटवर्क में क्या करते हैं, क्लाइंट से और सर्वर के बीच ट्रांसमिट करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो ये जो सर्वर होता है, ये सर्वर भी तो कंप्यूटर होता है, और ये किस पे, ये भी आपके इंटरनेट पर क्या है, इंटरनेट पे आपके कनेक्टेड है। तो हमें इस पर्टिकुलर सर्वर को भी तो सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो पब्लिक नेटवर्क है, ये जो पब्लिक नेटवर्क है, इसके अंदर हमें नेटवर्क को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्या, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क के सिक्योरिटी की बात करेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास में जो पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क को भी हमें सिक्योर करना पड़ेगा। तो मतलब हमें नेटवर्क सिक्योरिटी को भी स्टडी करना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में बात करें तो हमारे पास में जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जैसे अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर के अंदर जो आपका डेटा होता है उसको भी तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर उसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो हमें पर्सनल कंप्यूटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी मोलवेयर की बात करेंगे। हमारे पास में मोलवेयर क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हम यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, हम एंटीवायरस की बात करेंगे। हमारे पास एंटीवायरस जो होते हैं या फिर एंटी जो मोलवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, किससे, मोलवेयर से, है ना, वायरस से, इनसे हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस टाइप से बेसिकली इस नेटवर्क के अंदर हमें सुरक्षा की रिक्वायरमेंट इसलिए है, क्यों, क्योंकि ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क में सुरक्षा देने के लिए आपको स्वयं को, जो भी पर्टिकुलर जो संस्थान है, जो आपको सर्विस देने वाली संस्थान होती है, उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि आपको सुरक्षा प्रदान करे। ये नेटवर्क आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। भाई पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सिंगल देश इस पर्टिकुलर नेटवर्क का क्या नहीं है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का ओनर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में आप जो भी काम करने वाले हो ना, उस काम के लिए जो सुरक्षा, आपकी सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है, वो सर्विस प्रोवाइडर की है। जैसे जो एसबीआई बैंक के सर्वर पे आप लॉगिन करते हो, तो उस टाइम पे जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो ना, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड जब इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ट्रेवल्स होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, तो ओरिजिनल डेटा नहीं भेजा जाएगा, एक ऐसा कोडवर्ड भेजा जाएगा जिसको कि अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे देख भी ले
तो उसके समझ में नहीं आएगा कि डेटा क्या, कौन सा डेटा इसके अंदर ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सुरक्षा देनी पड़ेगी, ठीक। और उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे इसकी साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर जैसे आपको मैंने पहले बता दिया किसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ऑल डिजिटल सिस्टम की सिक्योरिटी बात करेंगे। ऑल डिजिटल सिस्टम में आपका कंप्यूटर हो जाएगा, आपका मोबाइल डिवाइस हो जाएगा, आपका डेटा हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, क्लाउड सिस्टम हो जाएगा, नेटवर्क्स हो जाएगा। इन सबको हम क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे साइबर अटैक से, साइबर फ्रॉड से, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसकी मेन गोल क्या होती है ना, मेन गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो साइबर सुरक्षा के अंदर हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम साइबर अटैक। हम क्या करने वाले हैं, हम डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले हैं किससे, साइबर अटैक से। तो हमारे पास में जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे कि अगर यहाँ बात करें तो आपके पास में जो डेबिट कार्ड होता है, आप पास में जो डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड हो गया, आप पास में जो क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का डेटा हो गया, क्रेडिट कार्ड का डेटा हो गया, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इस डेटा को जब हम नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं तो इस डेटा को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में किसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे जिससे कि साइबर अटैक से बचाया जा सके, ठीक। फिर एंश्योर सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। भाई जितने भी आज के दिन आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, आपको पता है ना आज के दिन तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे की लाइफ में पता नहीं कितने सारे ट्रांजेक्शन करते होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप 10-5 रुपए का कोई सामान परचेज करते हो तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो। तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इनमें भी किसी टाइप से कोई फ्रॉड ना हो, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, मतलब अनअधिकृत एक्सेस को रोकना। भाई हम ऐसे पर्सन्स को हम किसी पर्टिकुलर अटैक से हम बचाते हैं जो कि ऑथराइज पर्सन नहीं है। जैसे मान चलो कि एसबीआई का सर्वर है, उस एसबीआई के सर्वर पे सिर्फ वही पर्सन डेटा एक्सेस कर सके जो उस सर्वर का क्या है, उस सर्वर का ऑथराइज यूजर है, ठीक है। अनऑथराइज यूजर उस पर्टिकुलर सर्वर से डेटा ना ले, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मेंटेन प्राइवेसी। अब देखो प्राइवेसी मेंटेन करने का मतलब है कि भाई आप लोग जैसे मान चलो आप अपने किसी दोस्त से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो उस टाइम पे आपका जो डेटा है ना वो डेटा सुरक्षित होना चाहिए नेटवर्क में। आपका डेटा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा देखा नहीं जाना चाहिए, तो आपकी प्राइवेसी कायम रहनी चाहिए। तो हम प्राइवेसी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितना भी आज के दिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेटवर्क क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी, गोल रहेगी किसमें, साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। तो गोल के रूप में आपको ध्यान रखना है, इतने सारे टाइप की साइबर सिक्योरिटी गोल्स को हम ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। अब देखो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके अंदर सिक्योरिटी की गोल कौन कौन सी होती है। भाई सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्या किस किस चीज के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। तो सिक्योरिटी गोल्स के रूप में हम बात करेंगे। तो सिक्योरिटी गोल्स का मतलब है सिक्योरिटी गोल्स डिस्क्राइब व्हाट एनी साइबर और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट अचीव टू प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम। मतलब सिक्योरिटी गोल बताते हैं किसी भी साइबर या नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम को डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए क्या क्या सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कि हम जब सिक्योरिटी देते हैं तो हमें कौन कौन सी सिक्योरिटी देनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं हम सिक्योरिटी गोल्स में। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी गोल्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। सिक्योरिटी गोल्स के रूप में हमारी जो प्राइमरी गोल होती है, हमारी जो प्राइमरी गोल होती है उसमें हम बात करते हैं किसकी, उसमें बात करते हैं CIA, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी एक सिक्योरिटी गोल होती है जिसको हम कहते हैं CIA। अब यहाँ पे जो CIA होता है ना, CIA का यहाँ पे जो मतलब होता है उस पॉइंट को समझना। बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, CIA की बात करते हैं, ठीक। और CIA में यहाँ पे हम बात करते हैं कि C का जो मतलब होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है क्या, इंटीग्रिटी, और A का मतलब होता है क्या, अवेलेबिलिटी, ठीक। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अच्छा, जो I का मतलब होता है ना, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी। I का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। और जो A है ना, A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक। ना सिक्योरिटी गोल्स में कई बार आपसे क्या CIA की फुल फॉर्म पूछ लेता है
या CIA में C की फुल फॉर्म पूछ लेता है, I की फुल फॉर्म पूछ लेता है, A की फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो CIA में C की फुल फॉर्म होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, I की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रिटी, A की फुल फॉर्म होती है अवेलेबिलिटी। और ये तीन हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी गोल है। तीन कैसी है? प्राइमरी सिक्योरिटी गोल है। अब देखो प्राइमरी सिक्योरिटी गोल सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राइवेसी। हम क्या कहते हैं? प्राइवेसी। अब इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी मतलब होता है कि जब आप नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिट करते हो, जब आप पब्लिक नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करते हो तो आपका डेटा सिर्फ ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही देखा जाना चाहिए। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज यूजर। गोपनीयता सुनिश्चित करती है कि जानकारी केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही देख सकता है। मतलब कि जैसे मान के चलो आपने व्हाट्सएप पे अपने एक दोस्त के पास मैसेज किया। अब आपने व्हाट्सएप पे दोस्त के पास जो मैसेज किया ना, वो मैसेज सिर्फ आपके दोस्त को ही दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस मैसेज को बीच में जो नेटवर्क में जब मैसेज जा रहा है तो बीच में किसी थर्ड पर्सन ने उस मैसेज को देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप पे जब भी आप कोई मैसेज करते हो तो आप एक बार कभी गौर से देखना, वहां पे लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उधर ना वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई भी व्हाट्सएप पे डेटा ट्रांसमिट करते हो तो उस टाइम पे आपका जो डेटा होता है ना, वो आपका ओरिजिनल डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं होता। आपका डेटा एक दूसरे कोड वर्ड के थ्रू नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है जो अनरीडेबल कोड वर्ड होता है। और जब भी आप कोई भी वीडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते समय भी आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन चलता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एनक्रिप्शन करते हैं, हम पासवर्ड प्रोटेक्शन करते हैं, हम एक्सेस कंट्रोल करते हैं। इनसे हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं। तो पहले आपकी सिक्योरिटी गोल कौन सी होगी? कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी। नेक्स्ट सिक्योरिटी गोल बात करें तो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हो तो उस डेटा को नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ये कहती है इंटीग्रिटी। मतलब एंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट परमिशंस। बिना परमिशंस के डेटा नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन द्वारा चेंज नहीं किया जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए हम हैशिंग को, डिजिटल सिग्नेचर को, चेकसम, इनको हम काम में लेते हैं। ठीक। अच्छा, फिर थर्ड जो आपकी सिक्योरिटी गोल होती है उसमें बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब होता है कि जब आपको कोई सर्विस एक्सेस करनी है तो वो आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब एंश्योर दैट डेटा एंड सर्विस आर अवेलेबल व्हेन एवर नीडेड। जब भी आपको उसकी जरूरत है तब वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अब देखो इन तीनों सिक्योरिटी गोल्स को मैं बहुत एक अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, आपने अपने व्हाट्सएप से आपने अपने दोस्त को एक मैसेज ट्रांसमिट किया। ठीक। और जब व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्त को एक मैसेज ट्रांसमिट करते हो तो सपोज करो भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम सपोज करो रोहित है और आपने क्या किया? आपने मोहित को एक मैसेज ट्रांसमिट किया। किसकी हेल्प से? आपने व्हाट्सएप की हेल्प से ना, व्हाट्सएप एप्लीकेशन की हेल्प से आपने मैसेज ट्रांसमिट किया। और मैसेज आपने क्या भेजा? मैसेज भेजा आपने हाय। अब देखो ये जो मैसेज हाय है ना, ये जो मैसेज आया है इसकी जगह कुछ भी कोई मैसेज हो सकता है। ठीक। मान चलो आपने क्रेडिट कार्ड नंबर भेज दिया है ना, व्हाट्सएप पे आपने क्रेडिट कार्ड नंबर भेज दिया वो हाई की बजाय। तो ये जो मैसेज है इस मैसेज को सिर्फ मोहित के द्वारा ही रीड किया जाना चाहिए। इसको तो हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, ये जो मैसेज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने हाय भेजा, मोहित पास क्या पहुंच रहा है? मोहित पास पहुंच रहा है बाय। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। आपने जो मैसेज भेजा ना वही मैसेज मोहित के पास पहुंचना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाट्सएप लिखा है सर्विस अनअवेलेबल, प्लीज वेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको उसकी सर्विस को देखना है, जब भी आपको सर्विस को यूज करना है तो आपके लिए सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं हमारे पास में अवेलेबिलिटी। तो हमारी तीन मेन सिक्योरिटी गोल्स होती है। कौन सी? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है। इसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल के रूप में हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, है ना। सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल में हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, नॉन रेपुटेशन हो गया। ठीक है। ये हमारे पास में क्या होती है? सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स भी होती है। तो हम अगर इसके बारे में बात करें, अदर सिक्योरिटी गोल्स के बारे में बात करें, अगर अदर सिक्योरिटी गोल्स के बारे में बात करें, अदर सिक्योरिटी गोल्स के बारे में बात करें तो देखो कुछ अदर सिक्योरिटी गोल्स भी होती है। जैसे अदर सिक्योरिटी गोल्स के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे किसकी? ऑथेंटिकेशन की बात हम बात करेंगे। ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? ऑथराइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑथराइजेशन हो गया।
और क्या हो गया, नॉन रेपुटेशन हो गया, नॉन रेपुटेशन हो गया, नॉन रेपुटेशन हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, आपकी अदर सिक्योरिटी कॉल होते हैं। देखो ऑथेंटिकेशन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन्स की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है ना, किसी पर्सन की आइडेंटिटी। जैसे मान चलो आप जब एसबीआई बैंक के सर्वर पर लॉग इन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करता है कौन, एसबीआई बैंक का सर्वर। ठीक, और जो डेटा आपको देता है वो डेटा आपके अकाउंट का ही देता है कौन, एसबीआई सर्वर, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, सही डेटा मिलता है आपको, है ना। और नॉन रेपुटेशन का मतलब है कि मान चलो अपने फोन पे से 1,000 रुपये आपने अपने दोस्त के मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिए, बाद में आप डिनाइल नहीं कर सकते कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया, नहीं, बाद में पैसा नहीं कह सकते क्योंकि बैंक के पास क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं और बैंक आपको डिनाइल नहीं कर देगा। ठीक है, ये अदर सिक्योरिटी कोड ग्रुप में आप ध्यान रख लेना, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और नॉन रेपुटेशन। प्राइमरी सिक्योरिटी कोड कौन कौन सी होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अदर के रूप में ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो हमें 3 टाइप की सिक्योरिटी प्राइमरी गोल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, प्रत्येक यूजर को, लेकिन उसके ऊपर हमारे क्या हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं। अब सिक्योरिटी अटैक्स में हम बेसिकली बात करेंगे 2 टाइप के अटैक की बात करेंगे। अब 2 टाइप के अटैक के रूप का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में अटैक के रूप में अगर कोई अटैकर या हैकर है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को देख रहा है तो वो आपका पैसिव अटैक होता है, और वो देखने के साथ में अगर डेटा को मॉडिफाई कर रहा है तो अब क्या होता है, एक्टिव अटैक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को मैं समझेंगे कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी अटैक्स की जब बात करेंगे, हम यहाँ पे सिक्योरिटी अटैक्स की हम जब बात करेंगे तो सिक्योरिटी अटैक्स के रूप में हमारे पास में दो टाइप के अटैक होते हैं। यहाँ पे एक अटैक होता है जिसको हम कहते हैं पैसिव अटैक, एक क्या होता है, पैसिव अटैक, पैसिव अटैक। ठीक, ये जो अटैकर होता है ना ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आप क्या नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो सिर्फ क्या करेगा, ये तो सिर्फ आपके डेटा को देखेगा, है ना, ये डेटा को देखेगा लेकिन डेटा क्या नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं करेगा, डेटा को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ आपके डेटा को देखता रहेगा। जैसे मान चलो आपने क्या किया, आपने एक डिवाइस से, यहाँ पे आपके पास एक डिवाइस है जिसमें कर रहा हूँ डिवाइस ए है और यहाँ पे एक डिवाइस है, डिवाइस क्या है, बी है। ठीक, एक डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। अब यहाँ पे जो भी डेटा भेजा जा रहा है, जो डिवाइस के इन डिवाइस के बीच जो भी डेटा भेजा जा रहा है, जैसे आपने कोई मैसेज किया, जैसे आपने मैसेज किया हेल्प, आपने मैसेज किया हाय, है ना, तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन ना, जो थर्ड पर्सन जो बैठा हुआ है, जो थर्ड पर्सन ये बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपके डेटा को देख रहा है और देखने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं पैसिव अटैक। ये आपके डेटा को देख रहा है। देखो डेटा देखना भी तो गलत चीज है, डेटा देखना भी तो गलत चीज, क्यों, क्योंकि आपकी एक सिक्योरिटी गोल्स आपकी भंग हो रही है। फटाक से मुझे आंसर दे दीजिए, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन द्वारा आपका डेटा देखा जा रहा है तो एक सिक्योरिटी गोल्स भंग हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी भंग हो रही है। सेकंड जो अटैक का होता है, टाइप होता है, उसको तो एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या होता है कि यहाँ पे जब डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज किया जाता है तो उस टाइम पे जो यहाँ पे थर्ड पर्सन होता है वो क्या करता है, वो आपके डेटा को अल्टर कर लेता है। जैसे मान चलो आपने यहाँ पे मैसेज भेजने को उसकी कौन सी हाय, तो ये क्या करेगा, ये हाय मैसेज आपके, ये हाय नहीं भेजेगा, ये क्या करेगा, आपका मैसेज हाय नहीं जाने देगा और ये अल्टर करके ये दूसरा मैसेज भेज देगा। ये क्या करेगा, ये अल्टर करके दूसरा मैसेज भेज देगा, कौन, एक्टिव अटैक में। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 टाइप के अटैक को समझेंगे। अटैक की बात करें तो सिक्योरिटी अटैक्स मेनली क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में यहाँ पे सिक्योरिटी अटैक हमारे डिवाइड होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक मतलब होता है अटैकर मॉडिफाई, देखो अटैकर क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यहाँ पे चेंज करता है और डैमेज करता है, किसको, डेटा को या सिस्टम को। ठीक है, तो इसका मतलब है हमलावर जो होता है वो डेटा सिस्टम में बदलाव, नुकसान या छेड़छाड़ करता है। ठीक है, अच्छा इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, अगर डेटा को मॉडिफाई कर दिया तो वो किस टाइप का अटैक है, वो आपका एक्टिव अटैक है। डिनाइल ऑफ सर्विस है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस की मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब सर्वर को बंद कर देना। जैसे मान चलो एसबीआई का सर्वर है उसको बंद ही कर दिया किसने, अटैक करने, तो वो भी क्या होगा, एक्टिव अटैक होगा। मैन इन मिडल अटैक, मतलब बीच में घुसकर डेटा को बदल देता है, वो भी क्या होगा, एक्टिव अटैक होगा ना। मॉस्क्यू रीडर, देखो मॉस्क्यू रीडर अटैक है ना, किसी और की पहचान से हमला करना, अपने आप को कुछ ही और की आइडेंटिटी के थ्रू क्या करना, हमला करना। और फिर रिप्लाइंग अटैक, मतलब पुराने संदेश का पुनः उपयोग करके हमला करना। रिप्लाई अटैक में पुराने संदेश का पुनः उपयोग कर हमला करना। ये आपके सारे अटैक जो होते हैं एक्टिव अटैक होते हैं, और एक्टिव अटैक में आपके जो डेटा होता है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अटैक की बात करें, नेक्स्ट तो पैसिव अटैक। कैसा होता है,
पैसिव अटैक। यहाँ पे क्या होता है, अटैकर ओनली लिसन और मॉनिटर द डेटा बट डज नॉट मॉडिफाई इट। हमलावर केवल डेटा को सुनता है, केवल डेटा को सुनता है और निगरानी रखता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमलावर होता है वो आपके डेटा को सिर्फ क्या करता है, सिर्फ आपके डेटा को देखता है, सुनता है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे एवरेज ड्रॉपर हो गया, है ना, ये पैसिव अटैक का एग्जांपल है, याद रख लेना, अच्छे अच्छे एग्जांपल है। एवरेज ड्रॉपर है ना, एवरेज ड्रॉपर हो गया, इसका मतलब चुपचाप सुनना। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस हो गया, ट्रैफिक का विश्लेषण करना, जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक जो इन आउट हो रहा है उसका विश्लेषण करना, ये आपके किस टाइप का अटैक है, ये आपके पैसिव अटैक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी अटैक्स में और हमारे कॉमन कौन कौन से हमारे और अटैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा डिटेल से आगे और भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार समझो यहाँ पे अटैक्स के रूप में। जैसे सबसे बात करते हैं फिशिंग अटैक, है ना, बहुत ही कॉमन अटैक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में बेसिकली क्या होता है, फेक मेल फेक मैसेज सेंड किए जाते हैं और उसके बाद यूजर का डेटा चुराया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास फिशिंग अटैक में क्या होगा, आपके पास एक फेक मैसेज आ जाएगा, है ना, फेक मैसेज आ जाएगा, फेक मेल आ जाएगा, आपको क्या लगेगा ये मेल तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपका डेटा क्या होगा, चुरा लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिशिंग अटैक, है ना, फिशिंग हमला हुआ आपके ऊपर। ठीक है, फिर होता है मोलवेयर अटैक। मोलवेयर अटैक का मतलब होता है कि ये क्या होता है, मोलवेयर क्या होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये हानिकारक जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आपको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, और अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं उसमें हम फिर अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जैसे वायरस हो गया, वोम हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रैनसमवेयर हो गया। ये अलग अलग हानिकारक टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये अलग अलग टाइप के जो सॉफ्टवेयर, इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट भी स्टडी करेंगे आज की क्लास में ही। ठीक है, अच्छा, एक होता है रनसमवेयर। रनसमवेयर मतलब होता है, देखो रनसमवेयर नाम से पता, फिरौती मांगना। जैसे ऑफलाइन की दुनिया में फिरौती कैसे मांगी जाती है, भाई कोई अमीर आदमी है, उसके बच्चे को किडनैप कर लिया और फिर फिरौती मांगी, भाई 1 करोड़ रुपए दो तभी आप बच्चे को छोड़ेंगे, तो वो तो क्या, वो तो ऑफलाइन की दुनिया में फिरौती मांगी जाती है ना। इसी टाइप से ऑनलाइन की दुनिया में फिरौती मांगी जाती है। कैसे, मान चलो आपका जो कंप्यूटर है ना, उस कंप्यूटर पर लॉक लगा दिया और उसके बाद में आपके पास मैसेज आया कि आप हमें 1 लाख रुपए दो तभी आप कंप्यूटर का लॉक खोल लेंगे। तो भाई तेरे अपने जैसे लोगों कंप्यूटर में तो लॉक लगाने के बाद हम तो क्या 1 लाख छोड़ो, हम तो उसको 1 रुपया ना दे, क्योंकि हमारा डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो कंप्यूटर है ना, उनमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो लोग इस टाइप के अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसे वगैरह देते भी। तो रनसमवेयर मतलब ये होता है कि अटैकर क्या करते हैं, लॉक डेटा एंड डैमेज और डिमांड मनी, मतलब डेटा को लॉक कर देता है और पैसे की डिमांड करता है, जिसको बोलते हैं रनसमवेयर, है ना। इसको थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे। देखो उसको नहीं होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक देखो, इसको बोलते हैं डिनाइल, है ना, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब जो अटैकर होता है वो क्या करता है, वो सर्वर की सर्विस अवेलेबल नहीं होने देता, किसको, यूजर को। जैसे सर्वर ओवरलोडेड सो इट स्टॉप वर्किंग, सर्वर को ओवरलोड कर देता है, सर्वर पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देता है कि वो ओवरलोड हो जाए, जिससे कि वो क्या नहीं कर सके, वो जो रियल में जो क्लाइंट है उनकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना कर सके, जिसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, फिर एक होता है मैन इन मिडल अटैक। मैन इन मिडल, इसका मतलब होता है अटैकर इंटरसेप्ट डेटा बिटवीन 2 सिस्टम, मतलब 2 सिस्टम के बीच भेजे जा रहे डेटा को पकड़ लेता है ना, 2 सिस्टम के बीच भेजे जा रहे डेटा को क्या कर लेता है, बीच में पकड़ लेता है, कौन, अटैकर। फिर होता है पासवर्ड अटैक, है ना। पासवर्ड अटैक क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ब्रूट फोर्स, है ना, डिक्शनरी अटैक, तो यहाँ पे पासवर्ड को बार बार आजमा कर तोड़ता है। मतलब कि ये क्या करता है, पासवर्ड अटैक में जो हैकर होता है वो क्या करता है, वो बार बार ट्राई करता है, नए पासवर्ड बार बार ट्राई करता है। जैसे जनरली आप लोग क्या करते हो, अपने पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर बना लेते हो, तो अगर आप पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर बनाते हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर टाइप करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करेगा, आपका नाम के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करेगा। तो इस टाइप से क्या करता है, बार बार ट्राई करता है और पासवर्ड अटैक करके आपकी आइडेंटिटी है उसको चुराने की कोशिश करता है। फिर रहता है एसक्यूएल इंजेक्शन। से आप जैसे नॉन टेक स्टूडेंट तो आप नहीं समझ पाओगे, टेक्निकल स्टूडेंट समझ पाओगे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप का अटैक होता है, जिसमें अटैक करता है इंसर्ट मैलिशियस कोड इनटू ए डेटाबेस क्वेरी, डेटाबेस क्वेरी में कोई मैलिशियस कोड डाल देता है और अटैक करता है। फिर एक होता है स्पूफिंग, है ना, एक स्पूफिंग अटैक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फेक आइडेंटिटी लाइक फेक आईपी, फेक ईमेल, मतलब नकली पहचान बनाकर हमला किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नकली पहचान बनाकर हमला किया जाता है। फिर होता है स्निफिंग, है ना, एक होता है स्निफिंग अटैक। तो यहाँ पे क्या होता है, कैप्चरिंग डेटा पैकेट टू रीड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा पैकेट को पकड़कर और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया जाता है। तो नेटवर्क में जो डेटा पैकेट ट्रेवल्स हो रहे हैं ना, उनको पकड़कर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रीड करना क्या होता है,
क्या होता है, स्निफिंग होता है, ठीक। फिर होता है रिप्लाइंग अटैक, एक होता है रिप्लाइंग अटैक। रिप्लाइंग अटैक मतलब होता है देखो रिपीटिंग एन ओल्ड वैलिड मैसेज टू फूल द सिस्टम, मतलब पुराने संदेश को फिर से भेजता है ताकि सिस्टम को धोखा दिया जा सके, ठीक है। ये आपके अटैक किस टाइप होता है, ये आपका रिप्लाई अटैक होता है। तो इस टाइप के आपके अटैक होते हैं। तो इन अटैक्स के ऊपर हम बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं एक बार बीच में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CIA ट्राइड, है ना। तो CIA जो है वो आपकी क्या है, ये एक आपकी सिक्योरिटी गोल्स है, ये क्या आपकी सिक्योरिटी गोल्स है, ठीक। और सिक्योरिटी गोल्स में यहाँ पे सी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। आई जो होता है, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। और ए जो होता है, ए का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी, ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, है ना, अवेलेबिलिटी, ठीक। तो देना CIA जो अटैक होता है, मतलब CIA जो सिक्योरिटी गोल्स होती है, उसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटीग्रेट होता है, अवेलेबिलिटी होता है, कौन सा, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, कौन सा होता है, ऑथेंटिकेशन नहीं होता है ना। तो कॉमन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट बात करेंगे, ensuring that data is available whenever needed रेफर टू, आपको डेटा अवेलेबल होगा जब भी आपको उस डेटा की जरूरत होगी, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि डेटा हमेशा उपलब्ध रहेगा, किसको संदर्भित करता है, ठीक। तो जब आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तब आपके लिए डेटा अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अवेलेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी होती है ना। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाना चाहिए। मान के चलो रात को आपकी 2 बजे नींद खुली, उस टाइम पे आपने व्हाट्सएप चेक किया और पता लग रहा है कि आपको वहां पे व्हाट्सएप पे दिखाया रहा है सर्विस नॉट अवेलेबल, तो ये तो गलत बात है ना। व्हाट्सएप की सर्विस तो भाई 24/7 आवर आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी होती है, क्या होती है, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच अटैक डज द अटैकर ओनली मॉनिटर द डेटा विदाउट मॉडिफिकेशन, किस हमले में हमलावर केवल डेटा सुनता है और बदलाव नहीं करता है। बताओ भाई, ऐसा कौन सा हमला होता है जिसमें अटैकर क्या करता है, सिर्फ सुनता है ना, सिर्फ सुनता है मतलब मॉनिटर करता है, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता। तो एक्टिव होता है, पैसिव होता है, DOS होता है, ट्रोजन अटैक होता है। कौन सा होता है, पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में जो हमलावर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करता है, सुनता है, बट वो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता, ठीक। फिर नेक्स्ट बात, फिशिंग अटैक मेनली टारगेट। फिशिंग अटैक में भाई मेनली क्या टारगेट किया जाता है, देखो फिशिंग अटैक में अटैक की बात करें तो मान चलो आपने क्या किया, आपने SBI ऑनलाइन को लॉगिन करने की कोशिश की, SBI ऑनलाइन को आपने क्या किया, लॉगिन करने की कोशिश की। तो फिशिंग अटैक में क्या होगा कि आपको एक वेबसाइट दिखाई जाएगी जिसमें आपको बोला जाएगा भाई आप क्या करो, आप यूजर नेम एंटर करो, ठीक है, और पासवर्ड एंटर करो, क्या करो आप यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, ठीक। और उसके बाद क्या करो आप क्या करो, सबमिट करो, ठीक। अब देखो ये जो वेबसाइट होगी ना, ये वेबसाइट रियल वेबसाइट नहीं होगी, यह रियल वेबसाइट नहीं होती है, लेकिन दिखने में रियल जैसी ही दिखती है, तो रियल जैसी ही दिखेगी लेकिन रियल नहीं होगी। तो इस टाइप की वेबसाइट के अंदर जैसे आप डेटा एंटर करोगे ना, तो आपका डेटा क्या होगा, चुरा लिया जाएगा। इसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। मतलब आपको क्या, जैसे फिशिंग नाम से पता लगे ना, फिशिंग मछली है ना। फिशिंग अटैक में आप क्या करते हो, आप मछली को एक जो आपका एक क्या होता है, कांटा होता है, कांटे के अंदर आप क्या लगाते हो, आटा लगाते हो, और आटा लगा के आप पानी में डाल देते हो, और जैसे मछली आटा देखती है तो मछली को लगेगा ये मेरे खाने की चीज है, और जैसे वो खाने की कोशिश करेगी और मछली क्या होगी, उस कांटे में फंस जाएगी, है ना। इसी टाइप के अटैक को हम फिशिंग अटैक बोलते हैं, जिसमें आपको फेक वेबसाइट दिखा के, फेक ईमेल, फेक मैसेज से आपकी इंफॉर्मेशन चुराई जाती है, और जिसमें आपके पासवर्ड्स या आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन आपकी चुराई जाती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी मेनली प्रोटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी किस चीज को प्रोटेक्ट करती है, ओनली नेटवर्क को, ओनली पब्लिक डिवाइस को, डिजिटल सिस्टम एंड डेटा को, या ओनली सर्वर को।
है ना। साइबर सिक्योरिटी में हम सब चीज सिक्योर करते हैं, डिजिटल सिस्टम और डेटा, है ना, सब चीज को सिक्योर करते हैं। ओनली नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, ठीक है, ओनली नेटवर्क सिक्योर करने नेटवर्क को सिक्योरिटी होती है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी में हम हर चीज को सिक्योर करते हैं, हम डिजिटल सिस्टम को, डेटा को, इन सबको हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बेस्ट वे टू सिक्योर अकाउंट इज, आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ना, अकाउंट को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताओ भाई। वीक पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेम पासवर्ड एवरीवेयर, शेयरिंग पासवर्ड, है ना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हो। आपने क्या किया, आपने यूजर नेम एंटर किया, ठीक है, और आपने क्या किया, पासवर्ड एंटर किया। अब जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो, लॉगिन करने की कोशिश करते हो, तो लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या आता है, आपके पास ओटीपी आता है ना, आपके पास क्या आता है, ओटीपी आता है। और जब ओटीपी एंटर करते हो उसके बाद लॉगिन होता है। तो देखो वन फैक्टर, एक फैक्टर तो हो गया ऑथेंटिकेशन का, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ओटीपी। तो एक फैक्टर में, फर्स्ट फैक्टर में तो आपने क्या किया, यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद में यूजर ने पासवर्ड एंटर करने के बाद में लॉगिन नहीं हुआ, उसके बाद में ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद लॉगिन हुआ, है ना। इस टाइप के ऑथेंटिकेशन को कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, ए डिवाइस यूज टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक इज, ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, उस डिवाइस का नाम बताओ जो अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। तो मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस में भी चर्चा की थी, तो ऐसा डिवाइस कौन सा होता है, ऐसा डिवाइस होता है फायरवॉल, है ना, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल हमारी क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा एक डिवाइस होता है जो हमें क्या करता है, हमें नेटवर्क के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ये प्रदान रखना है, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास में जो हमने जो अभी तक जो पॉइंट हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने बेसिकली सिक्योरिटी के गोल्स के बारे में बात की है, सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप्स के अटैक को हमने समझा है। अब हम यहाँ पे सिक्योरिटी के अटैक्स के साथ साथ हम बात करेंगे कि हम जो हमारा जो डेटा होता है जो पब्लिक नेटवर्क में हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपकी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, तो जब इस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हो, तो फिर आप ओरिजिनल जो डेटा होता है उसे ट्रांसमिट ना करके आप किसी दूसरे एक कोड वर्ड में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसमिट करते हो। और उसी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी की, हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी इन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, तो देखो क्रिप्टोग्राफी इज द टेक्निक, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होती है ऑफ सिक्योरिंग, किसके, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्म, सो दैट ओनली ऑथराइज यूजर कैन रीड इट, जिससे कि ऑथराइज यूजर ही इसे रीड कर सके, ठीक है। अब जैसे मान चलो कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड का नंबर है, ठीक, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, और क्रेडिट कार्ड का नंबर को हमें किस में भेजना है, हमें इंटरनेट के माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ट्रांसमिट करना है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर हमारे पास इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से एक नंबर है क्रेडिट कार्ड नंबर, इस टाइप से, ठीक। अब आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कभी क्रेडिट कार्ड के नंबर को एंटर करते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, डॉट 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 आपके फिल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर है इसे, ये ओरिजिनल डेटा है, ये कैसा डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा है। इस ओरिजिनल डेटा को नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा, इस ओरिजिनल डेटा को नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। इसे क्या किया जाएगा, इसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसी दूसरे कोड में, जैसे हमने इसमें को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया @s#9, ठीक है, जैसे कन्वर्ट कर दिया ऐसे ना 4, फिर इसके बाद हम कन्वर्ट कर दिया VZ, ठीक है, FT, है ना, Z, ठीक है, 9, फिर हमने कन्वर्ट कर दिया @ है ना, फिर हमने कर हैज, ठीक है, $। देखो इस टाइप के एक डेटा में कन्वर्ट कर दिया, और डेटा क्या है, ये अनरीडेबल डेटा है, अनरीडेबल, अनरीडेबल डेटा है। इसका मतलब है अगर इस डेटा को आप पढ़ भी लोगे ना तो भी आपके समझ में नहीं आएगा, इस डेटा को पढ़ भी लोगे तो भी आपके समझ नहीं आएगा। और ये जो टेक्निक होती है ना, इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो आपके ओरिजिनल मैसेज को किसी अनरीडेबल डेटा, अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है, और उस अनरीडेबल डेटा, अनरीडेबल कोड को हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं, और बाद में फिर हम क्या करते हैं, बाद में इस कोड को वापस से हम ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं जब रिसीवर के पास आपका मैसेज पहुंच जाता है, ठीक। और इवन कि आज के दिन व्हाट्सएप के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को काम में लिया जाता है।
व्हाट्सएप पे जब आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजते हो ना, या व्हाट्सएप पे आप ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करते हो, तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है ना वो ट्रेवल्स नहीं होता। व्हाट्सएप क्या करता है, आपका जो पर्टिकुलर मैसेज है उस मैसेज को किसी एक कोड वर्ड में, किसी दूसरे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफर करता है नेटवर्क में, ठीक है। वो आपके क्या होता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है। अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारे पास बेसिक जो प्रोसेस होता है उसमें बात करेंगे, सबसे बात करेंगे प्लेन टेक्स्ट के बारे में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर एग्जाम में लगातार क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको समझना है। देखो प्लेन टेक्स्ट मतलब होता है कि आपका जो नॉर्मल जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो ओरिजिनल जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन होता है, या हम कह दें कि ओरिजिनल जो आपका मैसेज होता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी, ओरिजिनल जो मैसेज होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। मतलब नॉर्मल रीडेबल डेटा, जिसे आसानी से रीड किया जा सकता है। जैसे मान चलो मुझे मेरा नेम व्हाट्सएप पे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो मेरा जो नाम जैसे मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लेन टेक्स्ट है। अच्छा, उसके बाद है एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन क्या होता है, एक टेक्निक्स होती है, कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट टू अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट। मतलब कि एक ऐसी टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है ना। एनक्रिप्शन हमारे पास में एक टेक्निक होती है, एनक्रिप्शन हमारे पास में एक टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान चलो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज क्या था, सुनील था, है ना, और सुनील को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सुनील को हमने कन्वर्ट कर दिया @59, है ना, @5936 ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था, इसको हम कह रहे हैं प्लेन टेक्स्ट, इसको हम करेगा साइफर टेक्स्ट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा साइफर टेक्स्ट, ये कहलाएगा साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारी एक टेक्निक होती है एनक्रिप्शन जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। फिर हम बात करते हैं साइफर टेक्स्ट। किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं साइफर टेक्स्ट की। तो साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है कि एनक्रिप्टेड अनरीडेबल डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसे रीड आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये आपका कैसा डेटा है, ये आपका साइफर टेक्स्ट है ना, अनरीडेबल फॉर्मेट डेटा होता है उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। फिर होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मतलब होता है कि यहाँ पे कन्वर्ट साइफर टेक्स्ट इनटू ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। अगर आपके पास में साइफर टेक्स्ट है तो उसे ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसा थोड़ी साइफर टेक्स्ट ही आपके काम आएगा, काम तो क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट आएगा। तो साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जो मैकेनिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन, ठीक है। तो आप चारों पॉइंट्स के बारे में आपको समझ में आ गया, जो 4 पॉइंट्स है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट होता है। एनक्रिप्शन क्या होता है, एक टेक्निक होती है जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, अनरीडेबल फॉर्मेट का डेटा होता है। और डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे दो टाइप की हमारे पास में क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होती है, दो टाइप के हमारे पास में क्रिप्टोग्राफी सिस्टम होता है ना। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक एल्गोरिथम होती है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्रिप्टोग्राफी की दो एल्गोरिथम होती है, एक होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक ही की को काम में लिया जाता है, किसके लिए, एनक्रिप्शन करने के लिए और डिक्रिप्शन करने के लिए। तो सिमेट्रिक की नाम से पता क्या, सिमेट्रिक सेम की, है ना, एक ही की को काम में लिया जाएगा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। मतलब सेम की एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कुंजी एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए उपयोग होती है। एक दूसरी हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, दूसरी हमारे पास एक टेक्निक होती है क्रिप्टोग्राफी जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, देखो नाम से पता है एसिमेट्रिक, इसका मतलब यहाँ पे टू डिफरेंट की, दो की यहाँ पे काम में लेंगे, जिसमें एक की को हम कहेंगे पब्लिक की, दूसरी की क्या कहेंगे प्राइवेट की, ठीक है। एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, हम एक की सहायता से तो एनक्रिप्ट करते हैं और दूसरे की सहायता से क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम एक ही की से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों काम करते हैं। एसिमेट्रिक की में हम दो की काम लेते हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की, ठीक है। एक की से हम एनक्रिप्ट करेंगे, दूसरे की से हम डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अभी आपने देखा होगा कि आज के दिन जितने भी टाइप्स के आप ऑनलाइन जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, जितने टाइप के ऑनलाइन जो गवर्नमेंट आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके लास्ट में इस टाइप से ऐसे चिन्ह मार्क आता है और उस पर होता है डिजिटल सिग्नेचर। उस पर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। देखो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है
कि मान के चलो आपको आपको अपना एक मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ई मित्र पे गए। ई मित्र पे जाने के बाद आपने मान के चलो आपने क्या किया, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए। अब जो ऑथराइज अधिकारी होगा वो क्या करेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में जो ऑथराइज अधिकारी है वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपको आपका मूल निवास प्रमाण पत्र इश्यू किया जाए। तो वो जो ऑनलाइन चेक करता है, और ऑनलाइन चेक करने के बाद में जो साइन करता है ना, वो साइन आपका डिजिटल साइन होता है। वो साइन क्या होता है, आपका डिजिटल साइन होता है। उस डिजिटल साइन से बेसिकली हम क्या करते हैं, डिजिटल साइन में हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक होती है, किसको वेरीफाई करने के लिए, ये वेरीफाई करता है किसको, ऑथेंटिसिटी को, इंटीग्रिटी को, नॉन रेपुटेशन को, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर से हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, हम इंटीग्रिटी करते हैं, हम नॉन रेपुटेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर जो हम टेक्निक है उसकी हम बात करें तो हम बोलते हैं कि इसे हम कहते हैं एनक्रिप्टेड 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 फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन की एक एनक्रिप्टेड फॉर्म ही होती है डिजिटल सिग्नेचर्स में, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो ये आपकी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है, तो इसका मतलब होता है ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। और ये ध्यान ना, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का दूसरा नाम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होता है, ठीक है। और इस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को मैं कह रहा हूं कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे फिर आपके दो की होंगी, कौन कौन सी की होंगी, एक तो क्या होगी, एक तो पब्लिक की होगी यहाँ पे, और एक क्या होगी, एक आपके प्राइवेट की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिजिटल सिग्नेचर्स में आज के दिन गवर्नमेंट्स के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन होके आते हैं, उसमें हम इस टाइप के एक मैकेनिज्म काम में लेते हैं। इस मैकेनिज्म से बेसिकली जो अधिकारी जो साइन करता है वो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आप सही पर्सन हो, आपका जो पर्टिकुलर जो ये डॉक्यूमेंट जो बनवाया जा रहा है ये सही पर्सन का बनाया जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन है ना, इसमें कोई भी कहीं पे कोई गलत नहीं है, ठीक है। और बाद में जो अधिकारी जिसने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बना के दिया है, जो डिजिटल साइन करके दिया है, वो अधिकारी बाद में मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये तो साइन मेरे नहीं है, नहीं, ऐसा मना नहीं कर सकता, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेपुटेशन, मतलब बाद में वो उस चीज के लिए मना नहीं कर पाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक आपको तीन चीज प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन। ध्यान, ये तीन पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है ये आपके प्राइवेट की और पब्लिक की काम में लेती है। और प्राइवेट की यहाँ पे काम में किसके लिए जाता है, साइन के लिए, और पब्लिक की उस साइन को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट की पब्लिक की हेल्प से यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर्स में आज के दिन गवर्नमेंट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब में चीज काम में लेते हैं, ठीक। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनता है, क्रिप्टोग्राफी इज यूज फॉर डेटा सिक्योरिटी, डेटा कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग डेटा, डिलीटिंग डेटा। क्रिप्टोग्राफी किसके लिए काम में लेते हैं भाई, डेटा की सिक्योरिटी के लिए। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से हम क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी को हम काम में लेते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, द की इज यूज, है ना। सिमेट्रिक एल्गोरिथम में की, सेम की, टू की, नो की, रैंडम की, सेम की। सिमेट्रिक की के अंदर क्या करते हैं, सेम की यूज करते हैं, सेम की फॉर एनक्रिप्शन, सेम की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, एक ही की काम में लेते हैं, किसमें, सिमेट्रिक की में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। देखो पब्लिक की इज यूज फॉर, पब्लिक की किसके लिए काम आता है, एनक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, बोथ के लिए, और किसके लिए, नन के लिए। पब्लिक की किसके लिए काम आता है, देखो जनरली अगर बात करें, नॉर्मल केस में बात करें तो नॉर्मल केस में पब्लिक की एनक्रिप्शन के लिए काम में ली जाती है, नॉर्मल केस में पब्लिक की एनक्रिप्शन के काम में ली जाती है। तो ध्यान रखना, नॉर्मली जो आपकी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होती है उसमें पब्लिक की क्या होती है, एनक्रिप्शन के लिए काम में ली जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले पॉइंट से बात करते हैं, अगला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं मॉलवेयर के बारे में। ध्यान, मॉलवेयर के बारे में बात करते हैं। तो मॉलवेयर का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब हानिकारक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। हमारे पास जितने भी आज के दिन हानिकारक सॉफ्टवेयर मौजूद है उन हानिकारक सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मॉलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मॉलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, डिजाइन टू डैमेज स्टील और डिस्टर्ब डेटा एंड सिस्टम। मतलब मॉलवेयर का मतलब है हानिकारक सॉफ्टवेयर। मॉलवेयर क्या होते हैं, हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे डेटा सिस्टम को नुकसान पहुंचाने
चोरी करने या बाधित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के दिन इंटरनेट की दुनिया में जो मॉलवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। और हानिकारक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से कंप्यूटर सिस्टम्स को, नेटवर्क को, सर्वर्स को, इनको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इन हानिकारक सॉफ्टवेयर ग्रुप में हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को कोडिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉलवेयर है वो हमारा कौन सा, वायरस। देखो इसका नाम आपने बहुत अच्छे सुना होगा वायरस के बारे में। अब आज के दिन तो आप बहुत कम सुनते होंगे किसी कंप्यूटर में, किसी मोबाइल में वायरस आ गया, लेकिन आज से 5-7 साल 10 साल पहले की जब बात करोगे तो उस टाइम पे वायरस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। तो वायरस क्या होता है, वायरस अटैच इटसेल्फ टू ए फाइल और प्रोग्राम। वायरस अपने आप को किसी दूसरी फाइल या प्रोग्राम के साथ क्या करता है, अटैच करता है, एंड स्प्रेड और फैलता है व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। और जब इन्फेक्टेड जो फाइल होती है ना, वो जब एग्जीक्यूट होती है तब वो वायरस क्या होता है, फैल जाता है। मतलब वायरस किसी फाइल या प्रोग्राम से चिपक जाता है और जब वह फाइल चलाई जाती है तो ये वायरस क्या होता है, तो ये फैल जाता है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने देखा होगा कि कई बार आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एक पेन ड्राइव वगैरह आप अटैच करते हो और उस पेन ड्राइव में जब कोई डेटा आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हो तो उस टाइम पे आपका कंप्यूटर सिस्टम धीमा चलने लग जाता है। तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई ना कोई वायरस आ गया है। ठीक है, तो वायरस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में वॉलर होता है उसको बोलते हैं वोम। नेक्स्ट वॉलर वोम। देखो ना, ये अलग अलग टाइप के जो मॉलवेयर है ना, ये सारे है तो हानिकारक सॉफ्टवेयर, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी के, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपको इनके पॉइंट्स को अच्छे ध्यान रखना है। वायरस जो है वो क्या करता है, वो किसी दूसरी फाइल्स के साथ, दूसरी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है। अब जब उस फाइल को रन करवाया जाता है ना, तब ये क्या होता है, तब ये फैल जाता है। ठीक, वॉर्म जो होता है ये क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। कैसे होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है। इसका मतलब होता है कि इसे फैलने के लिए किसी दूसरे फाइल या दूसरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, ये तो अपने आप में कैपेबल होता है फैलने के लिए। तो अगर वॉर्म आपके कंप्यूटर में आ गया तो किसी दूसरे फाइल के साथ नहीं फैलेगा, ये तो अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही आपके कंप्यूटर में फैल जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, वॉर्म स्वयं कॉपी बनाता है और बिना उपयोगकर्ता की क्रिया के नेटवर्क में फैलता है। तो इसका मतलब है इसे फैलने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपने आप ही फैल जाता है। कौन, वॉर्म। तो आपके वॉर्म के अंदर आपको एक पॉइंट रखना है, सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रोजन हॉर्स। देखो ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो इसकी कहानी इस टाइप से कि एक बार एक राजा था और उस राजा के महल में एक घोड़ा आया था, है ना। और जो घोड़ा था ना, वो घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े के अंदर सैनिक छिपे हुए थे। और जैसे ही रात का अंधेरा हुआ तो अंधेरा होने के बाद में जो सैनिक है वो घोड़े के अंदर से निकले और उस राजा को मार दिया। तो उसी के बेस पे ट्रोजन हॉर्स टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, दिखने में तो आपको ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर हमारे लिए लाभदायक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लाभदायक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कई बार क्या करते हो, कोई एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, लेकिन वो रियल में एंटीवायरस नहीं होता, वो ट्रोजन हॉर्स होता है जो आपके डेटा को चुरा लेता है आप कंप्यूटर से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रोजन लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट सिक्योरली ना परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटी। मतलब ट्रोजन दिखने में सही सॉफ्टवेयर लगता है लेकिन अंदर ही अंदर हानिकारक कार्य करता है। ठीक है, अंदर ही अंदर क्या करता है, हानिकारक कार्य करता है। जैसे फेक वायरस क्लियर हो गया आपका, है ना, गेम क्रैकर हो गया आपका, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर वो आपके ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं रनसमवेयर। नेक्स्ट बात रनसमवेयर। देखो अब नाम से मतलब रनसमवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से ऑनलाइन फ्रॉती मांगी जाती है। जैसे ऑफलाइन दुनिया में जो फ्रॉती होती है, इस टाइप से ऑनलाइन फ्रॉती मांगी जाती है। रनसमवेयर एनक्रिप्ट यूजर डेटा एंड आस्क फॉर मनी। मतलब ये क्या करते हैं, ये यूजर के डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और बाद में उनसे मनी की डिमांड करते हैं कि डेटा को अगर अनलॉक करवाना है तो आप क्या करो, हमें रुपए दो, तभी हम क्या करेंगे, आपके डेटा को अनलॉक करके देंगे। तो ये क्या करते हैं, यूजर के इंपॉर्टेंट डेटा को लॉक कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, किसके लिए, अनलॉक करने के लिए, है ना। इस टाइप सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, रनसमवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देखो नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर होता है इसको मतलब स्पाईवेयर। क्या होता है, स्पाईवेयर। तो देखो स्पाईवेयर मतलब है स्पाईवेयर सीक्रेटली कलेक्ट यूजर डेटा सच एज पासवर्ड की स्ट्रोक एंड ब्राउजिंग हैबिट्स। तो ये क्या करता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली आपके सिस्टम्स के अंदर छुपकर और आपके डेटा को लगातार चुराते रहते हैं। इस टाइप सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्या, स्पाईवेयर।
ठीक है। तो ये मतलब जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम कहते हैं जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। ये स्पाईवेयर अच्छे भी काम के लिए आते हैं, अच्छे काम के लिए भी स्पाईवेयर को काम में लिया जाता है। जैसे जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग करने के लिए स्पाईवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर को जनरली काम में लिया जाता है। तो इनको अच्छे काम के लिए भी काम में लिया जाता है स्पाईवेयर को, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। विच मोलवेयर एनक्रिप्ट्स यूजर डेटा, ऐसा कौन सा मोलवेयर है जो यूजर डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है ना, ऐसा कौन सा मोलवेयर जो यूजर डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है? वायरस, वोन, रनसमवेयर या स्पाईवेयर? रनसमवेयर। देना एनक्रिप्ट का मतलब है यूजर डेटा को एनक्रिप्ट करना, लॉक करना, कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? रनसमवेयर। और लॉक करके बाद में फिरौती मांगते हैं ना अनलॉक करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विच मोलवेयर रेप्लिकेट इज ऑटोमेटिकली, ऐसा कौन सा मोलवेयर जो अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है? ऐसा कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप क्या हो जाता है? रेप्लिकेट हो जाता है। कौन सा? वोम, है ना। वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए दूसरे फाइल की जरूरत होती है, जबकि वोम क्या होता है? अपने आप रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। फिर होता है की लॉगर, बेसिकली क्या होता है? जैसे आपके कीबोर्ड की जो की होती है ना, उनकी एक्टिविटी मॉनिटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपको होता है ट्रोजन हाइड इनसाइड। ट्रोजन के अंदर इनसाइड मतलब ट्रोजन तो होता है, उसके अंदर क्या छिपा होता है? क्या छुपा है? लेजिटिमेट लुकिंग सॉफ्टवेयर, मतलब हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं ना, हानिकारक सॉफ्टवेयर छुपे होते हैं ट्रोजन के अंदर, ठीक है। जस्ट अभी आपको डिस्कशन किया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो आपके रिलेटेड किससे है? वो आपके एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको, है ना। वायरस इंप्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर ना, वायरस तो नुकसानदायक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड, इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता। नहीं भाई, इंटरनेट के से तो वायरस खूब फैलते हैं। वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही बात है। वायरस एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, वायरस एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस इज एन ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं है भाई वायरस आपका। वायरस तो एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, वायरस तो एक मोलवेयर है, वायरस तो एक मोलवेयर है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मोलवेयर intensely inserted into a software system that will set off a malicious function when specified condition are met। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा मोलवेयर है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, निम्न में से कौन सा मोलवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझ डाला जाता है जिसे निर्धारित शर्तें पूरी होने पर हानिकारक कार्य करता है, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम पे हानिकारक कार्य करने के लिए परफॉर्म करता है, हानिकारक कार्य परफॉर्म करता है। तो इस टाइप के मोलवेयर क्या कहते हैं? वोम, ट्रोजन, स्पाईवेयर, लॉजिक बम, है ना। इस टाइप के मोलवेयर कहते हैं लॉजिक बम, मतलब एक फिक्स टाइम पे फिक्स डेट पे ये क्या करते हैं? ये अपनी हानिकारक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बोलते हैं लॉजिक बम। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सा टर्म्स नहीं है? ये भी आपके यूजीसी नेट के एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं डेटा एनक्रिप्शन, वाटर मार्किंग, डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो होता है वो आपके किससे रिलेटेड नहीं है? वो आपके बेसिकली इंटरनेट के अंदर वो आपके इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डेटा एनक्रिप्शन, वाटरमार्क और डेटा हाइडिंग, ये तीनों ही काम में लेते हो, है ना। वाटरमार्क बेसिकली आपका क्या होता है? आपके किसी फाइल्स के अंदर इंटरनल छुपा हुआ एक क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है, ये आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काम में लिया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है SMIME इज इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। देखो यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सिक्योर, ठीक है। कल ही मैंने बात की थी किसके बारे में? कल ही मैंने बात की थी MIME। जब मैंने मेल में जब मैंने SMTP प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी, SMTP प्रोटोकॉल के साथ हम जब मल्टीमीडिया मैसेज को भेजते हैं तो किसको काम लेते हैं? MIME। MIME क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो अब देख लीजिए, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए। एस का मतलब सिक्योर, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाई बाई। कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? कंप्यूटर को हम इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ईमेल से, स्ट्रीट एड्रेस से, IP एड्रेस से, नन ऑफ द अबव। कंप्यूटर को आप इंटरनेट पे आइडेंटिफाई कैसे करते हो? एक लॉजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई करते हो जिससे हम क्या कहते हैं? IP एड्रेस, है ना। IP एड्रेस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। भी आपको कल बताया था ना, जब भी आप अपने कंप्यूटर को, आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल को आप इंटरनेट से जोड़ते हो
तो उस टाइम पे आपको क्या दिया जाता है, आपको एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो IPv4 और IPv6। ठीक है, IPv4 है, ये कितने बिट का है? ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का एड्रेस है। IPv6 कितने बिट का है? ये 128 बिट का एड्रेस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, आज के जो सेशन था, आज के सेशन में हमारा जो पॉइंट थे वो इन जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, और आईसीटी में मैक्सिमम जो आपका आईसीटी मतलब मैक्सिमम क्या, आपका आईसीटी आपका लगभग पूरा हो चुका है। और आईसीटी के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हमने बहुत डेप्थ लेवल तक के साथ कवर करवाए हैं। और सभी टॉपिक के साथ यहाँ पे ध्यान रखा गया आईसीटी में कि आपके प्रत्येक टॉपिक के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू भी आपके कवर करवाए हैं। और इसी के साथ आईसीटी आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट 1-2 जो आपके सेशन आएंगे आईसीटी में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कशन करके और हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जो पॉइंट है एमसीक्यू को थ्रू ही हम क्या कर दे, सोल्व करवा दे। ठीक है, तो आईसीटी आज आपकी ऑफिशियली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो सेशन है उन नेक्स्ट सेशन में हम बेसिकली काम करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसकी हेल्प से आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट जो आपके बच गए उनको भी कवर करवा दे। ओके, तो आई होप आईसीटी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और आईसीटी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर से हमें कमेंट्स करके बताना आईसीटी के बारे में। तो आईसीटी का सेशन आपके लिए कैसा रहा, और ये आईसीटी का सेशन था, इस जर्नी में हमने बेसिकली हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्योंकि आईसीटी जो है उसको पढ़ने का वे आपको पता होना चाहिए। नॉन टेक के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह जाती है कि उनको आईसीटी पढ़ने का वे ही नहीं पता लगता। वो क्या करते हैं, वो किसी भी पॉइंट्स को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो चीज़ों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आईसीटी जो सब्जेक्ट है, आईसीटी में जो आपने जो पॉइंट जो स्टडी किए उनको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, अगर आप समझते हो, तो फिर आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। तो मैं मान के चलता हूँ आईसीटी में जो आपके मार्क्स है वो फुल में फुल आने वाले, अगर अपने सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए तो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।